इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज चर्चा करेंगे दृष्टिकोण पे। एटीट्यूड आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटीट्यूड एक जूते बनाने की कंपनी, शू कंपनी, बड़ी कंपनी, उसके अंदर दो सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी ने अपॉइंट करके और अफ्रीका में भेजा। अफ्रीका में भेजने, बड़े शहरों में भेजने के लिए, सर्वे करने के लिए भेजा दोनों को, और वहाँ से मेल करने के लिए कंपनी ने हिदायत दी कि वहाँ जाके आप सर्वे करके और रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट दोनों ने अपनी रिपोर्ट 4-5 एक सप्ताह के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट कंपनी को भेजी। तब कंपनी ने वापस जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसको कहा गया कि आपको नौकरी से निकाला जाता है, कल से आपको आने की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था तो उनको ये बोला गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इस सेल्स डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आपको हेड बनाया जाता है और आपका जो है तनख्वाह भी आपकी बढ़ा दी गई है। तो ये इसके अलावा और फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो जो पहला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसने जो रिपोर्ट दी कि यहाँ अफ्रीका के अंदर जहाँ मैंने सर्वे किया वहाँ पे लोग जूते बहुत कम पहनते हैं और इसलिए यहाँ मेरे हिसाब से जूते सेल्स करना या बेचना बड़ा मुश्किल है और यहाँ पे ताकत लगाने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। तो कंपनी ने कहा इसको कि आपको हमने जूते बनाने के लिए, जूते बेचने के लिए आपको रखा है, और यदि आप जूते बेच नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि जूते नहीं बेच पा रहे हो, तो उसके लिए हमको, कंपनी को, आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जो रिपोर्ट देखी, दूसरी रिपोर्ट में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उनकी रिपोर्ट कंपनी ने जब पढ़ी तो उसमें उन्होंने लिखा, जो सर्वे रिपोर्ट दी उसमें रिपोर्ट दिया कि यहाँ जूते लोग बाग नहीं पहनते हैं, इसलिए यहाँ पे जूते बहुत बेचे जा सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ के व्यक्तियों को थोड़ा सा एक जूते पहनने की आदत डाली जाए और जूते पहनने की जो इम्पोर्टेंस है वो बताया जाए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है जूते बेचने के लिए। और इतना बड़ा मार्केट बन सकता है कि जो जूते अभी कंपनी जितने पर मंथ बना रही है वो यहाँ पे पूर्ति भी करना, यहाँ के जो मार्केट को पूरा फुलफिल नहीं कर पाएगी, और आपको अपनी कंपनी को दूसरा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जूते बनाने के लिए और खोलना पड़ेगा। तो ये दोनों के एटीट्यूड में फ़र्क है। एक व्यक्ति के अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरे के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग के अंदर। आपकी ट्रेनिंग के बाद में जब आप वर्किंग करोगे तो वहाँ पे आपकी तनख्वाह वगैरह वो जैसा बढ़ेगी, तो वो भी इस एटीट्यूड के कारण से ही आपकी जो तनख्वाह का जो लेवल है वो बन पाएगा। शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। ऐसा नहीं है कि जंगल के अंदर शेर से कोई भारी जानवर नहीं है, हाथी शेर से भारी है। ऐसा भी नहीं है कि शेर से कोई लंबा जानवर नहीं है, जिराफ शेर से लंबा है। ऐसा नहीं है कि और कोई दूसरा जो इंटेलिजेंट जानवर शेर से नहीं है। बंदर है, वनमानुष है, चिंपांजी है, ये ऐसे जानवर हैं जो शेर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसा भी नहीं है कि शेर से ज़्यादा कोई, शेर पूरे जंगल के अंदर क्लेवर है और उस क्लेवर के कारण से वो राजा बना हुआ है। तो ये वो राजा बना हुआ है केवल अपने एटीट्यूड के कारण से, अपने दृष्टिकोण के कारण से। वो अपने को, अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और उसके कारण से वो अघोषित, किसी ने घोषणा नहीं करी, किसी ने घोषित नहीं किया जानवरों ने या किसी ने कि तुम जंगल के राजा हो। वो अपने एटीट्यूड के कारण से जंगल का राजा बना हुआ है। तो ये जब शेर जंगल में निकलता है और हाथी को देखता है तो शेर के अंदर, मन के अंदर जो एटीट्यूड है
वो एटीट्यूड है हाथी के लिए कि लंच, ये जो हाथी है मेरा लंच है। और इसी तरह से उस समय हाथी के मन के अंदर क्या एटीट्यूड है कि ये मेरे को, ये है शेर ईटर है, खाने वाला, ये मेरे को खाएगा। अब आप मान लीजिए यदि हाथी के अंदर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो क्या एक सौंड की जोर से पछाड़ लगावे तो क्या शेर मर नहीं सकता है? शेर में, हाथी में इतना ताकत है, अपना एक पाँव दबा दे शेर के ऊपर तो वो शेर को हिलने नहीं दे। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड शेर का पॉजिटिव है और वनिस्पत हाथी ने अपने आप को कमज़ोर मान रखा है, इसलिए शेर जंगल का राजा है। ये सारा जो खेल है वो है आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके विश्वास तंत्र का। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे नहीं बना आपके, मैंने जैसे बताया पहले के जो भी विचार है उसके अनुसार आपका बिलीफ सिस्टम बना है। और ये जो बिलीफ सिस्टम उसको इम्प्रूवमेंट करा के रहूँगा, लेकिन रेगुलर देखते रहिए ये वीडियोस। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मिलने वाले अपने साथी, अपने परिवार के, चाहे वो किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी कर रहे हो, ये सारे वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट, हालांकि मेरा आईटीआई के ऊपर फोकस है, लेकिन बेसिक जो बातें हैं वो जीवन के अंदर, चाहे कोई सा भी फील्ड है और कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, कोई सा, चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप और कोई स्टूडेंट्स हैं, उसके ऊपर, उनके ऊपर, सबके ऊपर लागू होती है। एक बार फिर वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ। आपके बिलीफ सिस्टम यानी किस पे डिपेंड करता है? आपके पैटर्न पे। आपके पैटर्न क्या है? आपके दिमाग के पैटर्न क्या है? अब मान लीजिए आपकी फाउंड्री ले लीजिए, कास्टिंग या ढलाई करने के अंदर आप ढलाई कर रहे हो, और यदि आप चाहते हो कि राम जी की मूर्ति बने, ढलाई के अंदर जो कास्टिंग हो वो राम जी की मूर्ति, अच्छी सी मूर्ति हो जिसकी मैं अच्छी से पूजा कर सकूं, और आपने जो पैटर्न बना रखा है वो रावण का बना रखा है। रावण का आपने पैटर्न मोल्डिंग बॉक्स में आपने लगाया, और मोल्डिंग बॉक्स में लगाने के बाद में मेटल को मेल्ट करके आपने प्योर किया, और ठंडी होने के बाद में जो आपको कास्टिंग मिलेगी तो किसकी मिलेगी? रावण की मिलेगी या राम जी की मिलेगी? वो रावण की ही मिलेगी। रावण की क्यों मिलेगी? आपने जो पैटर्न तो आपने रावण को बना रखा है, और आप चाहते हो कि मेरे को राम जी की मूर्ति बने। भाई राम जी की मूर्ति यदि चाहिए, श्री राम की मूर्ति चाहिए, तो आपको आपका जो पैटर्न है वो श्री राम जी की तरह बदलना पड़ेगा। श्री राम जी का पैटर्न आपके जीवन के अंदर बनाना पड़ेगा, और श्री राम जी का पैटर्न भी आपके अंदर, पैटर्न बनाते समय आपको उसके अंदर सारे अलाउंसेस, जो आपकी फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए पैटर्न की। पैटर्न आपका किसका होना चाहिए? लकड़ी का होना चाहिए, वैक्स का होना चाहिए, या एल्यूमिनियम का होना चाहिए, वो सारा आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा आपको उसके अंदर जो अलाउंसेज है, मशीनिंग अलाउंस का यहाँ आवश्यकता है, या श्रिंकेज अलाउंस की देने की आवश्यकता है, या ड्राफ्ट अलाउंस की कहीं आवश्यकता है, तो ये सारे अलाउंसेज आपको देंगे, तभी आप कास्टिंग जो है, जो आप चाह रहे हो वैसी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा, अपने सीखने के पैटर्न को बदलिए। ये आपके सीखने के पैटर्न को बदलिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपके सीखने को पैटर्न को बदलिए। एक व्यक्ति, 3 पुत्र, ABC, तीनों की एक ही घर में अच्छी तरह से और समान दृष्टि से पालन पोषण हुआ, और सबकी स्टडी एक ही कॉलेज के अंदर, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उन्होंने इंजीनियरिंग करी और मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो तीनों का जो है एक ही कॉलेज था, उनकी जो पढ़ाने की जो फैकल्टी थी वो सारी एक ही थी, और उनका तीनों का किस्मत से जो उनका परसेंटेज, तो पासिंग जो परसेंटेज था रिजल्ट का, उनकी मार्कशीट है जो आई सब तीनों की, तीनों भाई थे, तीनों में 2-2 साल का अंतर था स्टडी का अंदर, लेकिन उनका जो रिजल्ट इंजीनियरिंग का या
मैनेजमेंट का उनका रिजल्ट लगभग समान तीनों का किस्मत से, और तीनों की नौकरी उनके फादर ने या अप्लाई करके एक ही बड़ी कंपनी के अंदर तीनों लगे। ए पहले लगा, बड़ा था, बी बाद में लगा 2 साल बाद में, सी 2 साल बाद में फिर लगा। इस तरह से तो 15 साल बाद उनके फादर बाहर अमेरिका में सर्विस करते। अमेरिका में पुराना समय था, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं थे, तो 15 साल बाद में वापस वो इंडिया आए, अपने घर आए। तो घर आने के बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बच्चों, तीनों बच्चों से अपने घर के हालचाल पूछे तो उन्होंने पाया कि जो सबसे बड़ा है उसकी जो तनख्वाह, अच्छा, तीनों का जो जब सैलरी स्टार्टिंग अपॉइंटमेंट के टाइम में जो सैलरी जो डिसाइड हुई, तीनों की 50-50 हज़ार हुई। जब अपॉइंटमेंट हुए तब ए की भी 50,000 थी, बी की भी 50,000 थी और सी की भी 50,000 थी। लेकिन 15 साल बाद में उनके फादर जब आए तो उन्होंने देखा कि ए की सैलरी 85,000, बी की सैलरी जो है वो 2.5 लाख और सी की सैलरी 2 लाख। तो एक की सैलरी 85,000 देख के सबसे बढ़िया था, सबसे पहले नौकरी पे लगा, तो उनको बड़ा अजीब से लगा और बड़ा गुस्सा आया। वो जो कंपनी के जो मैनेजमेंट था, एमडी, उनको जो एमडी वो उनके थोड़े मिलने वाले थे, इसलिए उन्होंने उनके विश्वास के ऊपर कि मेरे आपके तीनों पुत्रों को मेरे कंपनी के अंदर लगाइए, मेरा काम देखेंगे अच्छी तरह से, इसलिए घर के हिसाब से उनको वहाँ लगाया और बोले ऐसा कर दिया। बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने नेक्स्ट डे जाके उनकी कंपनी के अंदर गए, मैनेजमेंट जो एमडी थे उनके पास में मिले एमडी साहब से मिले बहुत गुस्से के अंदर कि सर बहुत ही गुस्से में हूँ, मैंने आपको विश्वास से आपके कहने के ऊपर कि मैं आपका कंपनी बहुत बड़ी है, आपको विश्वास वाला आदमी चाहिए, मैंने तीनों पुत्रों को आपकी कंपनी के अंदर लगाया, इसलिए लगाया क्या कि 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, एक बच्चे को आप 2.5 लाख दे रहे हो और एक को 85,000 दे रहे हो, पीछे आप पक्षपात कर रहे हो। इस बच्चे को भी आप तीनों को 2.5 लाख क्यों नहीं देते हो भाई? एक को आप 85,000 दे रहे हो, एक को 2.5 लाख दे रहे हो, एक को 2 लाख दे रहे हो, तीनों को आपको 2.5 लाख देनी चाहिए ना। तो एमडी साहब ने कहा बात तो आपकी बड़ी, आप गुस्सा में कीजिए, आप बैठिए, आप पानी वगैरह पीजिए और थोड़ा बैठिए, और आप ऐसा कीजिए, कल आप 10:30 बजे करीब आपको कंपनी आपको आना है, अपन उस पर विचार करेंगे। आप अभी गुस्सा मत करो, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। यदि आप कह रहे हैं कि उसकी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए तो वो उस पर विचार करेंगे। यदि आपको कल इस पर चर्चा करते हैं, मैं और किसी काम में बिजी हूँ भी, और आप चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करके आप ये वो घर आ गए। और नेक्स्ट डे जैसे उन्होंने बताया कि 10:30 बजे वो उनके कंपनी पहुँच गए, एमडी साहब के पास गए तो एमडी साहब ने कहा ठीक है अब आगे वेलकम, आप ऑफिस में बैठिए, मेरे ऑफिस में। उनके सामने उन्होंने बिठा लिया। तो एक को उन्होंने बुलाया, तीनों को एक काम अलग अलग 10-10 मिनट के अंतराल से बताया और बुलाया उन्होंने, और तीनों को काम बताया कि ये वो कंपनी बम्बई में थी, बम्बई के अंदर थी कि इस पे बंदरगाह पे एक फॉरेन से जहाज आया है और उस जहाज के अंदर कुछ आप लोग देख के आओ कि उसके अंदर अपनी कंपनी के लायक कोई यूज़फुल या अपने लिए कोई यूज़फुल कुछ आइटम्स हैं क्या, एक बार सर्वे करके आप लोग आइए। गए सब लगभग 11 बजे वहाँ कंपनी से, तीनों कंपनी से अलग अलग निकल गए। और निकलने के बाद में ए जो है वो 2 बजे अपनी रिपोर्ट लेके आ गए और उन्होंने कहा ने कि वहाँ कोई जो बंदरगाह पे जो जहाज़ आया उसके अंदर सर अपनी कंपनी के लायक कोई भी काम नहीं है। और एमडी साहब ने कहा आप 2 बजे आप आ गए, 11 बजे गए, 2 बजे वापस आ गए। बोले जल्दी कैसे आ गए? इसके सर वो मैंने फ़ोन पे वहाँ मेरा उस बंदरगाह आसपास मेरा फ्रेंड रहता है, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला और उसने उसके फ्रेंड पास में रहता तो उसको बोला, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि वो वहाँ कोई यूज़फुल आइटम नहीं है और मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वापस आ गया। बोला ठीक है, वो अपने काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद में सी 5 बजे सी जो आया, जिसको जो तनख्वाह 2 लाख रुपए दे रहे थे वो आया
और 5 बजे करीब आया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट करी कि सर मैं देख के आया हूँ, वहाँ पे कुछ दिखता तो है, वुडन वगैरह है, कंप्यूटर के कुछ हैं, रेक्जिन है, लेकिन वो अपने कोई काम के नहीं है सर, वो कबाड़ खाना है, कबाड़ का अपना कोई मतलब नहीं है, और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और बी जो है वो कंपनी का टाइम 6 बजे का था, 5 बजे 5:30 का था, तो वो जो सी लौटे नहीं, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, 8 बज गई, तो उनके पापा को गुस्सा होने लगे, अभी तक आए नहीं। बोले वो एमडी साहब ने कहा वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, आप चिंता मत करो, मेरे को विश्वास है, आप बैठिए, आप अभी 9 बज गए, आप लंच का टाइम हो गया, और मैं भी चलो आप अपन दोनों साथ में लंच कर लेते हैं, अपन वेट करते हैं, वो आएगा ज़रूर, आप आ जाएंगे वो। तो उन्होंने 10 बजे करीब वो जो बी है, जिनको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह कंपनी दे रही थी, वो आ गए, और आके उन्होंने कहा सर कांग्रेचुलेशन, बधाई सर, 8 लाख का फ़ायदा हो गया। बोले कैसे सर, इतनी लकड़ियाँ थी, उनको बहुत ही अच्छी लकड़ियाँ थी, और मैंने वहाँ जो बड़े कारपेंटर थे, तो बड़े फर्नीचर वाले बनाने वाले 4-5 हैं, उनको फ़ोन नंबर वगैरह कलेक्ट करके और सबसे कलेक्ट करके, और मैंने वो उनसे पहले रेट ले ली, और लेके और देखा किया, तो उसमें वुडन में इतना 3 लाख का उसमें की वुड है, वो उसका फ़ायदा हो रहा था सर। रेक्जिन वगैरह था, और रेक्जिन तो मैं बस बॉडी वाले, बस बनाने वाले जो कंपनी है, 2-3 कंपनियां बस बनाने वाली, जो बस की बॉडी बनाने वाली कंपनियां, उनसे मैंने संपर्क किया, तो वो और मैंने देखा कि उसमें कैलकुलेशन करके देखा कि उसमें मेरे को 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा, तो मैंने वो उसका जो वो डील मैंने उसको फाइनल कर दिया। और कंप्यूटर सर, कंप्यूटर भी इस तरह से मैंने काफ़ी कंप्यूटर को हार्डवेयर जो बड़ी बड़ी 2-3 कंपनियां हैं बॉम्बे के अंदर, उनसे मैंने कलेक्ट करके, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसे कंप्यूटर्स है वो सेल्स हो जाएंगे सर, तो वो ये मैंने जो ये कंप्यूटर जो सेल करती है उनसे बात करके, और ये करके भी मैंने ये रिपोर्ट लेके ये कंप्यूटर का भी मैंने सौदा ये अपने कर लिया। और सर वो क्लॉथ, वहाँ कपड़े भी हैं, तो जो कपड़े को काफ़ी कपड़े हैं, और तो अभी लेटेस्ट टाइम में उन कपड़ों से अपन ढेर सारे मास्क बना सकते हैं। और ये मास्क बनाने के लिए मैंने जो कपड़ों वाले जो कंपनी है, जो स्टिचिंग कंपनी है, जो उनसे मैंने चर्चा करके और उनको मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया सर। और ये कुछ ऐसे बड़े बड़े कंटेनर हैं सर, तो वो कंटेनर भी मैंने सैनिटाइजिंग, अभी कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, तो उसमें सैनिटाइज मशीन से बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ये मैं अपन काम में ले सकते हैं सर। तो उसके लिए भी मैंने चर्चा करके एक जो कंपनी है उससे डीलिंग कर ली है सर। मैंने आपको फ़ोन पे ट्राई किया था, लेकिन शायद आप मीटिंग में थे, इसलिए आपसे चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन इसलिए मैंने डील कर दी है सर। और ये 8 लाख रुपए, ये जो फाइनल 8 लाख रुपए ये लीजिए सर, और 2 लाख रुपए जो उसका जो एडवांस जो सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए, ये 2 लाख रुपए का चेक है, और बाकी वो कंप्लीट करने के बाद में वो पेमेंट करेंगे। तो ये सर ये हो गया। तो उनके एमडी साहब ने कहा, उनके जो पिताजी थे सामने जो बैठे हुए थे बच्चों के, वो तो चले गए, जैसे बच्चे चले गए, तो एमडी साहब ने कहा सर बोलिए मैं तनख्वाह सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। तो एमडी साहब ने कहा, उनके जो फादर है उन्होंने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे जो बड़े वाले बच्चे हैं उसको 85,000 रुपये दे रहे हो, तो वो भी ज़्यादा दे रहे हो, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि कम से कम आपने मेरे बच्चे को वहाँ पे नौकरी पे रख रखा है, और मेरे मन के अंदर जो ये आपके प्रति जो भाव था वो नहीं। तो ये देखिए, ये है आपका एटीट्यूड का फ़र्क। एटीट्यूड आपका कैसा है, सेम लर्निंग, सेम स्टडी, और सेम उनका जो रिजल्ट है उनका पढ़ने में वो सेम थे, लेकिन एटीट्यूड अलग होने के कारण से एक को 85,000 तनख्वाह मिल रही है, एक को 2 लाख मिल रही है, एक को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, जबकि वो इनिशियल जो सैलरी थी उनके अपॉइंटमेंट के टाइम में तीनों की समान थी। तो ये आपको क्या करना है, तनख्वाह बढ़ानी है
आपको आगे जाके अच्छी सैलरी चाहिए, अपने एटीट्यूड को सुधारिए, अपने एटीट्यूड को सुधारिए। इंडस्ट्री के अंदर आप जाके भीख मांगोगे कि सर मेरा इस महीने इंक्रीमेंट 2,000 रुपये कर दो, कोई नहीं करेगा। इंक्रीमेंट कहने से कोई नहीं करेगा। वो आपका काम दिखाएगा, आपका एटीट्यूड दिखाएगा। आपका एटीट्यूड होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपकी जो सैलरी है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी। आप अभी ट्रेनिंग के दौरान जो सत्रांक आपको मिलते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे थ्योरी हो, क्या मांगने से मिलते हैं कि 100 में से सर मेरे को 90 दे दीजिए? आपके कहने से आपके सर 90 दे देंगे? नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे? वो यदि आप उस काबिल हो, आपका यदि एटीट्यूड अच्छा है और एटीट्यूड होने के कारण से यदि आपके उसके लायक हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे तो उल्टा हो सकता है नंबर काट दें यदि आप नंबर हैं। तो इसलिए एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप ट्रेनिंग के दौरान आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका सीखने में आपका मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो आप अच्छी ट्रेनिंग करोगे। अच्छी ट्रेनिंग करोगे तो बट नेचुरली आपको अच्छी मार्क्स आके और उसके बाद में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये है एटीट्यूड आपका, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहना चाहिए। और इस तरह से आपका एटीट्यूड सुधारने के लिए इस वीडियो के अंदर आप मेरे साथ में इतनी देर बने रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कीजिए। ओके।